Hello students, here in this graph what we see that short run equilibrium income, how it is attained through SNI approach, ये इस ग्राफ में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि जो सेविंग्स का ग्राफ है वो वाई एक्सिस के निचले साइड से, और आपको पता है कि वाई एक्सिस के निचले तरफ में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं इधर। तो यहाँ से सेविंग्स -30, पहले देखिए इधर, पहले आपका सेविंग्स -30 था, फिर -20 हुआ, फिर -10, फिर 0, फिर 10, फिर 20, इस तरह से पॉजिटिव होता गया। तो आप देखो जब सेविंग्स का ग्राफ धीरे धीरे नेगेटिव नीचे वाई एक्सिस के निचले साइड से यानी ओरिजिन से नीचे से होता हुआ एक्स एक्सिस को कट कर रहा 60। इसका मतलब हुआ कि जब वाई इनकम 60 है तब जाके सेविंग्स 0 हुआ था, तभी जाकर के एक्स एक्सिस को कट किया, यानी एक्स एक्सिस को सेविंग ग्राफ जहाँ कट कर रहा वहाँ सेविंग इजकल टू 0। बट सेविंग ऊपर जाकर के आप देखो इन्वेस्टमेंट के ग्राफ को ई पे कट कर रहा, और इन्वेस्टमेंट का ग्राफ आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि भले ही इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 रहे, वट एवर इज द इनकम, द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड, means always there is an autonomous investment expenditure and that is 20 crores, that is positive. So autonomous investment expenditures ये जो 20 करोड़ से हमेशा रहा, तो उसका ग्राफ जो बना है आई का ग्राफ, के आई लाइन है, के ई आई ब्लू लाइन्स दिख रहा है, आप देखो इधर पिक्चर में। जब भी कोई चीज चेंज नहीं हो, वेरिएबल हमेशा सेम रहेगा, तो वो जरूर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये सेविंग्स का ग्राफ ऊपर जाता हुआ ई पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, इन्वेस्टमेंट के ग्राफ को। तो वो जो पॉइंट है वो दिखा रहा है इक्विलिब्रियम आउटपुट, यानी उस लेवल वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन ई से जो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को मीट करेगा, तो देखिए ईटी एक लाइन ड्रॉ किया गया है पर्पल कलर में, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है टी पॉइंट पे, जहां पे दिखा रहा है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट एट दैट लेवल इज 100, यानी जब इकोनॉमी में जीडीपी वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू 100 है, उस समय का जो आउटपुट रहेगा तब एस इजकल टू आई है, सेविंग इजकल टू इन्वेस्टमेंट है। इस समय सेविंग्स भी 20 है, इन्वेस्टमेंट भी 20 है, और टोटल आउटपुट, टोटल एग्रीगेट सप्लाई 100 है। उसमें से 80 करोड़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सो 20 करोड़ का सेविंग्स है, और वो 20 करोड़ सेविंग्स इजकल टू 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसलिए वो इकोनॉमिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम आउटपुट रहेगा। ये यहाँ पे इस ग्राफ में समझाया गया है। यहाँ पे नीचे क्या लिखा है जरा देखिए, ओके इज अ कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, मतलब इनकम जो भी हो, बार बार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, स्टेबल है। ओके डैश ये दिखा रहा है नेगेटिव सेविंग को, कब तक दिखा रहा है नेगेटिव सेविंग, ओके ये जो ओके डैश है, और जब जाकर के ब्लू एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, 60 पॉइंट पे जाके देखिए, जो ग्रीन लाइन है वो हो गया सेविंग का ग्राफ, तो वो ब्लैक कलर के एक्स एक्सिस के ग्राफ को कट करिए 60 पॉइंट पे, उस समय सेविंग 0 हो जा रहा है। और फिर ऊपर जाकर के जो ब्लू लाइन इन्वेस्टमेंट के ग्राफ को सेविंग्स का ग्रीन ग्राफ कट कर रहा है ई पॉइंट पे, वहां पे एस इजकल टू आई है। और ओटी ये जो दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, जो दिखा रहा है कि जब एस इजकल टू आई हो उतना आउटपुट करने से भी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, तो ये हम लोगों ने इसको समझा। अब हम लोग अगर इसमें समझे व्हाट हैपेंस इफ ए एस इजकल टू ए डी, सॉरी ये तो समझ चुके पहले, ए एस इजकल टू ए डी। हाँ, ये इसको समझते हैं, व्हाट हैपेंस इफ एस ग्रेटर देन आई, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए, in case saving is more than I, it means a situation when a foreign expenditure through S is more than the rise in expenditure through I। यदि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि लोग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा
अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए लोग पैसा सेविंग्स इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के बाद सेविंग्स ज़्यादा होने लग रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पहले जैसा ही है. Accordingly, aggregate expenditure in the economy would be less than what is needed to buy the planet output. तो इससे क्या होगा, असर पड़ेगा यदि सेविंग्स ज़्यादा होने लगे और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कम हो जाए सेविंग्स से, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस. लोगों के पास आमदनी उतना ज़्यादा नहीं होगी कि वो जितना प्लानिट आउटपुट हो उसको बाय कर सके. यानी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कम पड़ जाएगा. सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड. इससे क्या होगा, अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए और एग्रीगेट डिमांड कम पड़ जाए, क्योंकि लोग सेविंग्स ज़्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सो सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स विल हैव अनडिजायर्ड स्टॉक. जरूरत से ज़्यादा स्टॉक हो जाएंगे और अनसोल्ड स्टॉक जो गोडाउन में रह गया उसका वो लॉस सफर करेंगे. टू क्लियर देयर स्टॉक्स द प्रोड्यूसर्स वुड नाउ प्लान लेसर आउटपुट. तो आने वाले समय में इस अनडिजायर्ड स्टॉक से बचने के लिए प्रोड्यूसर्स विल लेसन देयर आउटपुट, एंड सो व्हाट विल हैपन, they will have lesser output, and that will match to the aggregate demand. And again, as the producer will produce lesser goods, there will be lesser savings in the economy, and there will be a time when S is equal to Y, savings matches investment. So through this approach also equilibrium is attained. This is same as AS is more than AD. Now what happens if S is less than I? अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम पड़ जाए तो क्या होगा? In case saving is less than I, it implies a situation when a fall in expenditure through S is less than the rise in expenditure through I. यानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं जबकि सेविंग्स लोग नहीं कर रहे, यानी लोगों का इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स in the economy would be greater than what is required to buy the planet output. यानी इकोनॉमी में एक तरह से एग्रीगेट आउटपुट कम पड़ जाएगा जबकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा. इट इज अ सिचुएशन ऑफ हायर एडी देन एएस. बिल्कुल सही बात है. द प्रोड्यूसर्स वुड सफर द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड. मतलब ये जो एडी मोर देन एएस हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई, यानी एक तरह से आप समझिए कि आपकी दुकान में आप 100 पीस रखे जबकि ग्राहक 125 पीस का आ गया, तो 100 पीस तो आप बेच के प्रॉफिट कमाए, बट 25 पीस का ग्राहक आपके दुकान से खाली चला गया पूरी इकोनॉमी में. तो ये इकोनॉमी को जो 25 पीस बेच करके लाभ कमा पाता, प्रॉफिट कमा पाता, वो प्रॉफिट नहीं वो कमा पाया. दिस विल प्रॉम्प्ट द प्रोड्यूसर्स टू प्लान हायर आउटपुट. इससे प्रोड्यूसर्स लोग अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे. अगर नहीं बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी में जानते हैं इन्फ्लेशन आ जाएगा. हायर आउटपुट वुड मीन हायर इनकम एंड हायर इनकम वुड मीन हायर सेविंग. जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स लोग आउटपुट बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो फुल कैपेसिटी में काम कर नहीं रहे, तो जैसी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, तो ज़्यादा फैक्टर्स को हायर करेंगे तो ज़्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगा. इनकम बढ़ेगा तो लोग सेविंग्स भी बढ़ाएंगे. तो इस तरह से फिर एक समय आएगा, द प्रोसेस वुड कंटिन्यू टिल एस इज इक्वल टू वाई. और तब तक इकोनॉमिस्ट लोग ऐसा करते रहेंगे, सॉरी प्रोड्यूसर्स लोग, जब तक एस इज इक्वल टू वाई नहीं हो जाए. और जैसे ही एस इज इक्वल टू वाई होगा तो ऑटोमेटिकली एस इज इक्वल टू ए डी अटेन हो जाएगा. सो ये भी एक तरीका है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने का. तो ये जो एस और आई अप्रोच या ए डी इजकल टू ए एस अप्रोच लाया गया हमको समझाने के लिए. हाँ, ये हम लोग को क्या समझा रहा है? 3 बेसिक एजम्पशंस ऑफ द कीन्सियन थ्योरी मस्ट बी नोटेड. पहला, शॉर्ट पीरियड है, ये एक शॉर्ट पीरियड का है, ये 5 साल 25 साल के टाइम पीरियड का आपको स्टडी नहीं दिखाया जा रहा. इक्विलिब्रियम जीडीपी अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थ्योरी इज डिस्कस्ड ओनली विथ reference to short period of time. We have already discussed this assumption in detail. सही बात है, ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं. ये शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम मतलब एक कम टाइम पीरियड का है. 2 सेक्टर, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं. देयर आर प्रोड्यूसर्स एंड देयर आर कंज्यूमर्स. देयर आर नो गवर्नमेंट, देयर इज नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये एक एज्यूम्ड अप्रोच है. Initially, Keynes discussed the theory of equilibrium GDP in the
context of a two-sector closed economy. This is an economy which has no economic relations with the rest of the world. There are no exports or imports. Obviously, अगर क्या कहते हैं, जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं कर रहे तो कहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, और न ही कोई गवर्नमेंट बोल के ऐसा मान के चल रहे. ऑल्सो देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, सो द टैक्सेस और सब्सिडीज का भी मामला नहीं है. सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ओनली व्हेन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर आर कंसिडर्ड. ये अप्रोच तब समझाया गया. फिर है ए एस इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो एकदम लचीलापन जिसमें हो. Keynes assumes that AS is perfectly elastic. It means that we are studying an economy in which there is an excess capacity production capacity is lying idle, or there is unemployment of resources, so that whenever there is a rise in AD, there is corresponding rise in AS. Thus AS always aligns itself with AD without causing any change in the price level. मतलब AS is perfectly elastic का मतलब हो गया कि इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है. जो प्रोड्यूसर्स है अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी का फुल यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो यदि इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई कम पड़ जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, तो प्रोड्यूसर्स इस कैपेसिटी में है कि तुरंत अपने अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी को यूज़ करके अपने सप्लाई को बढ़ा करके एडी से मैच कर देंगे, तो प्राइस स्टेबल रह जाएगी. अगर एएस कम पड़ जा रहा है, एएस ज़्यादा हो जा रहा है, एडी कम पड़ जा रहा है, तो फिर डिफ्लेशन का डर है, चीज़ सस्ता होने का डर है. तो तुरंत प्रोड्यूसर्स लोग अपने प्रोडक्शंस को कम करके सप्लाई एएस को कम कर देंगे मार्केट में, और वो एडी से जाके मैच कराएंगे. जैसे ही एएस इक्वल टू एडी हो जाएगी, फिर से इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी. तो ये 3 बेसिक एजम्पशंस हैं. व्हाट आर द 3 बेसिक एजम्पशंस रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एनालिसिस? तो ये इसको आप ठीक से पढ़ लेना. ओके, थैंक यू.